आज मैं आपसे यहाँ पूछना चाहता हूँ कि आप बड़े बेबाक हो अपनी बात रखने में। क्या आपको लग रहा है कि इस वक़्त जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने अपनी सियासी राहें अलग की और तकरीबन पिछले 2-3 सालों से जम्मू-कश्मीर अवाम को पीएचईडी की तरफ राग़िब करते गए, जब अपनी सियासी मफादात आए तो उन्होंने अपनी-अपनी राह पकड़ी। क्या अब की बार पीएचईडी से बाहर होने के बाद जो क्या जम्मू-कश्मीर अवाम उन पे दोबारा भरोसा करेगी? ये आवाम को देखना है। मैं इसीलिए ये एक पेनफुल चीज थी, क्योंकि जैसा आपने कहा ये सही बात है। उन्होंने अपनी अपनी राह पकड़ी। जब उन्होंने अपनी अपनी राह पकड़ी तो मुझ जैसा छोटा आदमी क्या करेगा वहां बैठकर उनके साथ, जब वो माने मिलने से ही इनकार कर रहे हैं एक दूसरे से। हम मिल ही नहीं रहे तो हमारा वहां बैठने से क्या मकसद क्या है? बात तो यही थी। क्या इस वक़्त आपको लग रहा है कि जम्मू कश्मीर की जो सियासत है, वो इमोशनल सियासत से हटकर उनको हम डेवलपमेंट की सियासत की तरफ मुड़ जाएँ? क्योंकि आर्टिकल 370 के जाने के बाद जो एक सियासी खौफ व हिरास बढ़ाया गया था कि यहाँ ये होगा, यहाँ वो होगा, यहाँ जम्मू कश्मीर अवाम को प्रॉब्लम्स होगी। तशख़्ख़ुस सही चीज़ है, जम्मू कश्मीर में की एक सियासी क्रेडिबिलिटी सही बात है। लेकिन जिस तरह से एलजी इंतज़ामिया ने यहाँ पे अपना काम पिछले 4 साल में किया, आप कितने मुतमईन हो उससे? और आपका सियासी पॉइंट ऑफ व्यू उसमें क्या कैसे रखते हो? आपकी चैनल की वसादत से मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से सीधा मुखातिब हूं। जितने भी लोग एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के सुन रहे हो, अगर हम खुशकिस्मत हों कि एलजी खुद सुन रहे हो, मैं उनसे यही पूछूंगा, आप इतनी बुलंद बाग दावे कर रहे हैं कि आपने इतनी खुशहाली यहां लाई, ये किया, वो किया, फलान किया, ढिमकान किया। अरे मेरे भाइयों, आपके पास हमारे मुलाजिमों की ग्रेच्युटी देने को पैसा नहीं है। आपके पास पेंशन देने को पैसा नहीं है, जो उसका अपना हक है। इतनी फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है कि यू डोंट हैव द मनी टू पे ग्रेच्युटी एंड पेंशन टू योर ओन एम्प्लॉइज। उससे आपको, मुझ जैसे प्रोफेशनल को, मैं एक सियासतदान ही सिर्फ नहीं हूं, आई एम अ क्वालिफाइड प्रोफेशनल, उससे पता लगता है कि जो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ है वो बहुत अबतर है, और जो डेवलपमेंट का आपने ढोंग रचा है वो सब दिखावा है और कुछ नहीं। क्या और उम्मीद है आप उम्मीद है उम्मीद है कि आप जो इनके पेंशन हैं, इनके जो ग्रेच्युटीज वगैरह हैं, उसको रिलीज करेंगे। और आपने कोई काम, जो यहाँ के अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड हैं, करीब 35 लाख उनका नंबर बन गया है। आपने प्रॉमिस किया था हम 60,000 को एम्प्लॉय करेंगे। आप मेरे वालिद जीएम शाह साहब की फाइल खोलिए कि उनने 21 महीने में किस तरह 47,000 डेली वेजर्स को परमानेंट किया, जिनका क्या कहते हैं, वो एज लिमिट खत्म हो रहा था लगभग। वो 47,000 घर किस तरह आबाद हुए, और उसके साथ साथ ही 28,000 जो नई तकरीरियां उनने की, इस खूबसूरती से की कि उस वक्त के जो डिप्टी चेयरमैन अपनी प्लानिंग कमीशन के, जो फिर हिंदुस्तान के वजीर आजम बने, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब, उसने उस फाइल में मेंशन किया, आई हैव नेवर सीन सो ब्यूटिफुली कंडक्टेड ऑपरेशन like it was conducted under the GM Shah government in absorbing these so huge numbers without disturbing the financial what you call health of the state. जरा शाह खोलिए ना साहब वो। शाह साहब आपकी वालिद की एक सियासी तारीख है, लेकिन आपने अपनी सियासत नेशनल कॉन्फ्रेंस के कदमों में अभी तक रखी है। आप कभी खुलकर अवाम के सामने बाहर नहीं आए। आपने अपने कैंडिडेट्स नहीं फील्ड करवाए, ताकि जम्मू कश्मीर अवाम शाह साहब के बेटे पे मुजफ्फर शाह साहब को देखते वो किस तरह की सियासत करते, क्योंकि बेगम साहिबा उसके पास एक सियासी तारीख है। आपके मैं विरासत में सियासत आई थी। मैं इतना ही सिर्फ आपको बता दूं कि हमने 2 बार 3 बार ऐसी सिचुएशन बनी थी कि आपकी कब की यहाँ सरकार बनी होती, जीएम शाह साहब की सरकार कभी गई नहीं होती, मैं भी कब का चीफ मिनिस्टर शायद बन गया होता। मगर हम अपने प्रिंसिपल्स को पावर के लिए कुर्बान कभी नहीं किया हमने। वो हमारा यूएसपी है। न हमारे ऊपर कभी करप्शन का दाग लगा है, न हमने कभी किसी के ऊपर गोली चलाई है, न हमारे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे हाथ खून से रंगे हुए नहीं है। और दूसरी बात,
जो मैंने अपना फर्ज अपना पूरा किया, जब हमने ये जो मैंने अभी आपको बात बता दी, इन 47,000 और 28,000 जो उस वक्त ये नौकरियां दी गई, उस वक्त में स्टेट सेंट्रल लेबर यूनियन का प्रेसिडेंट था और मेरी यूनियन का बहुत बड़ा रोल उसमें था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन लोगों की दुआओं से आज भी चल रहा हूं, मगर हाँ, अपनी प्रिंसिपल को मैं पावर के लिए कुर्बान नहीं कर सकूंगा। जरूर आइंदा आप मुझे इलेक्शन में देखेंगे और असेंबली में देखेंगे, और अगर हमारी लीडरशिप मानेगी तो हम रेडी हैं पार्लियामेंट में। हमारे 3 कैंडिडेट्स ऐसे दिग्गज कैंडिडेट्स हैं कि सबकी हवा बाहर वो निकाल देंगे और पार्लियामेंट को अकेले हम हिला सकते हैं, अगर हमारी लीडरशिप ने माना। और किसी तरीके से वो हमारे जो मद्देमुकाबिल हरीफ हैं, जो इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रहे हैं, उनको अगर किसी तरीके से हमारे अंदर आने से कोई रास्ता मिल जाता है यहाँ, तो वो हमारी सदर फैसला करेंगी, हम वो रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। हम इंश्योर करेंगे कि हमारी जो आजकल की रूलिंग पार्टी है वो तीनों सीटें यहाँ से पार्लियामेंट की हार जाए। शाह साहब, क्या सजाद गनी लोन उस वक्त सही थे जब उन्होंने 3 साल पहले पीएचडी से अलाहिदगी इख्तियार की, अपनी सियासत को अपना रुख दिया? तो आप उस पर क्या बोलते, क्योंकि आज आप सब कहते ना अपनी अपनी राह सबों ने सियासी चुन ली है। जी नहीं, वो मेरे छोटे भाई हैं। हमारे मेरे वालिद के और उनके वालिद के बहुत जबरदस्त ताल्लुकात रहे हैं। हालांकि वो पॉलिटिकली अपोजिट कैनवास पे काम करते थे हमेशा उम्र भर, मगर एज पर्सन्स और एज बिलोंग टू द सेम लैंड एंड सेम स्टेट, उनके बहुत अच्छे मरासिम थे। उसी तरह मेरे भी सजाद के साथ बहुत काफी मरासिम रह चुके हैं। आजकल हमारा मिलना जुलना नहीं होता है, बदकिस्मती है, मगर जो उनने फैसला उस वक्त लिया था वो सही फैसला नहीं था। मेरे साथ भी वैसा ही हुआ था। हमने हमने जो प्रॉक्सी कैंडिडेट्स वहां पे उस वक्त खड़े हुए थे, उससे हमने पीएचडी ने कम से कम शायद 20, 25, 30 सीटें हारी थी, और ज्यादा हमारी सीट्स बन जाती। मगर रियलिटी को सामने रख के या रियलिटी से भाग जाना कोई दिलेरी नहीं होती है, उसको फेस करना होता है। हमने अभी तक फेस किया, तो आज सिचुएशन ऐसी बनी कि हमारी मेजर पार्टनर जो थे वो एक दूसरे से खफा होकर निकल गए, और उसमें फिर कोई बैठने की कोई बात ही नहीं गुंजाइश नजर आई। तो हमने सोचा अब 370 भी इसी तरह से चला जाएगा, हमारी पेटिशन पड़ी हुई हैं, तो बेटर है इसको अपने हाथ में लेके और सही से आगे बढ़ो। वही फोर्स हमको किया आज का यह डिसीजन लेने का। नहीं तो मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा कभी। शाह साहब, सियासी तारीख रही है, यहाँ की सारी सियासी जमातों ने हर वक्त अपनी सियासी मफादात को देखकर, इनफरादी सियासी जमातों को मफादात देखकर उन्होंने अपनी अपनी राह चुनी है। लेकिन मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ शाह साहब, ये कैसे मुमकिन है कि जम्मू कश्मीर आवाम फिर एक बार उन्हीं तमाम सियासी जमातों को जो आज चेहरा बदल कर आए हैं कि हम इंडिविजुअली आपके मामलात के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए हिंदुस्तान की जो बरसर इक़्तिदार उसका सियासी जमात है उसके सामने फेस ऑफ करेंगे, जब आप एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे थे, जब आप उस वक्त उस जम्मू कश्मीर अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात को कहते हैं ना वो उनकी फिक्र नहीं कर पाई, तो अलग अलग ही कैसे मुमकिन है? शाह साहब, उस पर आप सियासी तज्जिया करें, क्योंकि ये जरूरी है कि आपकी आवाज। ये सवाल तौसीफ साहब आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी से करना पड़ेगा, क्योंकि राह फरार उनने इख्तियार की है, हमने नहीं की। आपको पूछना पड़ेगा और लोगों को ये देखना है। मैं नहीं कुछ कर सकता। हमने बड़ी कोशिश की कि ये ना हो कभी, हमने बड़ी कोशिश की है ना हो, मगर नहीं हो पाया। शाह साहब, आप सियासी तौर एक कदावर शख्सियत हो, आप एक कदावर सियासी शख्सियत हो, लेकिन आपको हक बनता है कि जम्मू कश्मीर अवाम के सामने सच तो रखो कि हक क्या है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अवाम पिछले 75 साल सियासत में अपनी हर चीज खो चुकी है। सच रख दिया, आज तो मैंने सच सामने रख दिया। मैंने कहा कि भाई ये बात है, मैंने बड़ी कोशिश की थी, और चूंकि अलग अलग राह इख्तियार की है और मिलने का कोई वो कह रहे हैं अब चांस ही नहीं है, हम अब आइंदा मिलेंगे इलेक्शंस पे, तो ये सही बात नहीं है। तो मेरा प्रिंसिपल ये गवारा नहीं करता है कि मैं ऐसे कंटिन्यू करूं जहां पर कोई मुद्दा और मकसद नहीं रहता है जिसके लिए हम बैठे थे। जब हम सबको जेल भर दिया गया था और 370 और 35 को खारिज कर दिया गया था, तो जब हम मुसीबत के वक्त इकट्ठे थे, तो आज क्या हो गया है?
ये तो मैं आपकी चैनल से दोनों नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को ये सवाल कर रहा हूं। क्या आज क्या हो गया शाह कि साहब, जम्मू इकट्ठे है, लद्दाख इकट्ठे है, कश्मीर इकट्ठा क्यों नहीं है? दिस इज अ क्वेश्चन टू मी, टू द लीडरशिप ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड टू द पीडीपी। शाह साहब, आपके जज्बात की मैं बहुत कदर करता हूं, लेकिन आपका ये हक है कि जम्मू कश्मीर, मैं इसलिए आप पे इस सवाल पे ज्यादा जोर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि आपको लोग सुनते हैं यहाँ पे। आप जब भी अब कोई भी स्टेटमेंट देते हो, आवाम बड़ी गौर से सुनती है आपको, क्योंकि इस वक्त आप जैसे लीडरों की जरूरत है जम्मू कश्मीर आवाम को। और जब तक ना आप उनको सियासी तौर शूर दोगे कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के आवाम को क्या जरूरी है, क्या वो अब भी इमोशनल सियासत के पीछे खड़े हो जाएंगे जो ये इंडिविजुअली ये सारी सियासी जमातें करने आए हैं, कोई भी सियासी जमात हो, या वो किसी ऐसी सियासी जमात के साथ खड़े हो जाएं कि जो आपको डेवलपमेंट की राह दिखाए? मैं एक बात बताऊं सर, जी। अगर वाकई में यहाँ की जमातों की लीडरशिप जितने भी वो हैं, चाहे वो हमारे साथ पहले थे, चाहे वो अलग अलग अभी हैं, चाहे वो दूसरे खेमे में हो, चाहे वो बीजेपी के कुछ नजदीक हो, अरे मेरे भाइयों, अगर आप एक बोली में आवाज करोगे, हुकूमत हिंद, सुप्रीम कोर्ट मजबूर हो जाएगा आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वापस करने के लिए, मजबूर हो जाएगा। मगर अफसोस, आप लोग ज्यादा पावर पॉलिटिक्स पे बिलीव करते हो, जिसने हम सबको तबाह कर दिया है। यहाँ पर ये 2 जनरेशनें हमारी जमीन बोस हो गई हैं और अभी भी आप लोग सबक नहीं सीख पा रहे हो। बड़ा अफसोस है, बड़ा अफसोस है। जम्मू सुधर गया, वहां से 370 और 35A की ज्यादा आवाज आ रही है बनिस्बत की कश्मीर से। लद्दाख सुधर गया, आज वो इकट्ठे हो रहे हैं और वो मांग रहे हैं मुझे शेड्यूल 6 दो। शेड्यूल 6 क्या होता है? शेड्यूल 6 वही चीज है जो 35A थी। मैं लद्दाखी भाइयों को कहता हूं, जो आपको 35A में था, प्रोटेक्शन टू योर लैंड, प्रोटेक्शन टू योर एनवायरमेंट, प्रोटेक्शन टू योर जॉब, प्रोटेक्शन टू योर बिजनेस, that was already guaranteed under Article 35A. So why did you पॉलिटिकली rejoice when we broke the state into 2? जम्मू कश्मीर की स्टेट को हम लोगों की गलतियों की वजह से म्युनिसिपैलिटी बना दिया गया है आज। इससे बढ़कर अफसोस क्या हो सकता है? शाह साहब, आज आप अपने दिल पे हाथ रखकर आवाम को बताएंगे कि इसमें सबसे ज्यादा किस सियासी जमात का कहते हैं ना वो जिसने जम्मू कश्मीर आवाम को इस मर्ग हालत में लाया है? शाह साहब, आप इस कौम को तो बताओगे ना कि आपकी राह बेहतर क्या है? मैं सुनिए, आप मेरे से ये चीज नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सब हमारे यहीं के बाशिंदे हैं। हम सबको दर्द है, किसी को ज्यादा किसी को कम, मगर है। मैं उनसे सिर्फ इतना ही गुजारिश करूंगा कि दुनिया में कुछ नहीं रहता है, बाग बगीचे बंगले पर्क्स ये सब यहीं रह जाएंगे, सिर्फ बातें रह जाएंगी। आज हमने आपको एक ही बात कही है, जो मैंने सीखा है अपनी पॉलिटिकल जर्नी में, अपने बुजुर्गों से, शेरी कश्मीर से, अपने वालिद गुलाम मोहम्मद शाह साहब से, मरहूम से, और उन सब से जिन्होंने 15-15, 20-20 साल जेल की कोठरी में काटे। मैं उस चीज की पैदावार हूं। मैं पूरे नेशनल कॉन्फ्रेंस को, पूरी यहाँ की सियासत को बहुत दूसरे चश्मे लगा के देखता हूं, और मैं उनसे अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों की बका के लिए बात करो, आवाज ऐसी उठाओ कि लरस जाए पूरी पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम या हमारी कंट्री की, क्योंकि जम्मू कश्मीर का एक अलग मकाम है। वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। आपने उसको, हम सब ने उसको छोटा बना दिया है, नहीं तो वो बाहर में बहुत बड़ा उसका मकाम है। आज भी उसका बहुत बड़ा मकाम है जम्मू कश्मीर का। शाह साहब, एक आखिरी सवाल आपसे। आप यू कैन गिव गुड गवर्नेंस विदाउट bloodshed to Jammu and Kashmir. We can throw this AFSPA out from here, and you can get your constitutional rights back, provided you talk in one voice. शाह साहब, एक आखिरी सवाल। जो मैं आज देख रहा हूं कि दैट वो शायद मुझे भी अब वो ड्रीम लग रहा है, मुझे भी वो ख्वाब लग रहा है।
शाह साहब, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, क्या जम्मू कश्मीर में अगर दोबारा कभी ये सारी सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, क्या शाह साहब उसका हिस्सा बनेंगे? जरूर, मैं सबसे पहले सामने आऊंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा उधर। अगर आप वाकई में लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, तब ये प्लेटफॉर्म क्या होता है, ये पार्लियामेंट की सीट क्या होती है, ये असेंबली क्या होता है, कुछ नहीं, कोई वैल्यू नहीं रखता। शाह साहब, आपने अपना कीमती समय दिया और बड़ी बेबाकी के साथ उन तमाम सवालों का जवाब दिया जो इस वक्त अवाम के जहन में है, और आपने जिस तरह से सियासी तौर पर इन तमाम चीजों पर रोशनी डाली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। थैंक यू सर, तौसीफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू आपका। फॉर